हद होती है नफरत की। जिसके नाम का मांग में सिंदूर डाल रखा है उसी का चेहरा नहीं देखना चाहती। तेरी सास बहुत ही अकड़ वाली है, जरा उससे बचकर रहना। पूरे घर को उसने अपने कब्जे में कर रखा है। पता नहीं बहू तुम्हारा इस घर में कैसे गुजारा होगा। रज्जो बुआ नई नवेली बहू शिप्रा को कमरे में अकेला पाकर अभी आगे और शायद जहर उगलती, लेकिन सामने कामिनी को आता देख उसकी बोलती बंद हो गई। रज्जो दीदी, आपको जो भी बोलना है सबके सामने बोलो, यूं अकेले में बहू को क्या कहानी सुना रही हैं? कामिनी की बात सुन रज्जो बुआ खिसियाते हुए बोली, कुछ नहीं भाभी, नई बहू को घर के नियम बता रही थी। दीदी, घर मेरा, बहू मेरी, तो नियम मैं समझा दूंगी। आप जाकर अपने भाई को खाना खिला दीजिए, तब तक मैं बहू और दक्ष बेटा को खाना खिला देती हूँ। कामिनी की बात पर रज्जो इशारा करके बहू से बोली, देखो खुद नहीं जा रही और मुझे भेज रही है। और बुआ वहां से चली गई। कामिनी ने दक्ष को कमरे में बुलाया। शादी की रस्मों रिवाज खत्म होते होते रज्जो बुआ ने शिप्रा के मन में एक जिज्ञासा भर दी कि आखिर क्यों मम्मी जी मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन पापा जी से बात नहीं करती और उनके सामने भी नहीं जाती। सास के रूप में शिप्रा को कामिनी में माँ ही नजर आई। उसने कभी भी उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई। उसे हमेशा यही कहा कि ये तुम्हारा घर है और अपने घर में तुम अपने सलीके से रह सकती हो। खाने पीने, घूमने, यहाँ तक कि कपड़े पहनने की भी आजादी थी। बस एक ही बात कही कि तुम्हें कुछ भी संशय हो तो मुझसे निसंकोच पूछ लेना। एक दिन घर में अफरा तफरी मच गई। उसके ससुर मनोज जी की तबीयत खराब हो गई। दक्ष ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और रात भर वो वहीं रहा। दिन में रज्जो बुआ चली जाती, लेकिन कामिनी जी मनोज जी को देखने एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गई। शिप्रा जब दक्ष के साथ गई तो रज्जो बुआ को फिर मौका मिल गया कामिनी जी के खिलाफ उसे भड़काने का। उसने फैसला कर लिया कि वो मम्मी जी से सच जानकर रहेगी। रात को शिप्रा कामिनी जी के कमरे में पानी का जग लेकर गई, लेकिन कुछ ना बोलकर वापस जाने लगी तो कामिनी जी ने उसे आवाज दी, शिप्रा बहू, मन में कुछ भी उथल पुथल मचा है तो पूछ कर उसे शांत कर सकती हो। दक्ष ने बताया मुझे जो रज्जो दीदी ने तुमसे कहा। मम्मी जी, आखिर क्यों आप पापा जी से बात नहीं करती? क्यों उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती? फिर आप उनके साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकती हैं? शिप्रा कामिनी जी के पास बैठ गई। थोड़ी देर कमरे की छत को देखने के बाद कामिनी जी बोलने लगी। घर परिवार में पत्नी, बहू, सभी रिश्तों का सम्मान मिला। सब अच्छा चल रहा था। दक्ष भी 1 साल का हो चुका था। न जाने कैसे तुम्हारे ससुर जी को जुए और शराब की लत लग गई। मैं बहुत समझाती कि इससे घर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानते। शुरू में वो रोज जीतते और फिर उनके दोस्त शराब की हालत में उन्हें घर छोड़कर जाते, और जब नशा उतरता तो वो दक्ष की कसम खाते कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन शाम होते होते कसम शराब के साथ ही पी जाते। जीत का सिलसिला कम होने लगा और हारने का बहुत ज्यादा। और इसी हार जीत में एक दिन शराब के नशे में तुम्हारे ससुर ने न सिर्फ प्रॉपर्टी, घर, बल्कि दक्ष और मुझे भी दांव पे लगाकर हार बैठे। शराब के नशे में धुत मनोज को इनके वही धूर्त दोस्त छोड़ने आए और सब हारी हुई चीज पर अपना हक दिखाने लगे। उस दिन से मेरा हर रिश्ता उनसे खत्म हो गया। उस रात उनके दोस्तों से किस तरह मैंने अपनी इज्जत बचाई, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैंने अपने मायके फोन करके अपने माँ बाप को बुलवाया। सारी कहानी जब मैंने उन्हें बताई तो वो मुझे घर ले जाने लगे। रात हम वहीं रुके, लेकिन अगली सुबह जब इनका नशा उतरा, ये अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन मुझे नफरत हो रही थी इनसे। मैं इन्हें देखना तक नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास मेरे जाने की बात सुनकर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें लकवा मार गया। मेरी सास ने मुझसे वादा लिया कि एक आखिरी बार मैं उनके बेटे को माफ कर दूं। मैं तुम्हारे ससुर को दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं जानती थी, लेकिन अपनी सास की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी।
सिर्फ उनके लिए मैं उस घर में रुक गई, सिर्फ दिखावे का रिश्ता निभाने के लिए। मेरी सास बहुत समझदार थी, वो कहती कुछ नहीं थी, लेकिन वो समझ पा रही थी कि अब मेरे दिल में उनके बेटे के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसी सदमे में वो बहुत ही जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हालांकि मनोज को अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी के साथ अपराध बोध भी था। वो सबके सामने मुझसे माफी मांग रहे थे, लेकिन अब नहीं। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, एक सास की आत्मा को शांति मिल जाए इसीलिए उनकी बहू ने माफ किया, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनकर मेरी आत्मा ने जो जिल्लत सही है उसे नहीं मैं कभी भूल सकती। आज से आपके हमारे बीच बस यही एक सिंदूर का रिश्ता बचा है, जिसे मैं माँ की आत्मा की शांति के लिए लगा रही हूँ, लेकिन मरते दम तक आपका चेहरा नहीं देखूंगी और ना ही मेरे मरने के बाद आप मेरे शरीर को अग्नि देंगे। आपके पति होने के सभी अधिकार माँ की चिता के साथ ही मैं भस्म करती हूँ। कामिनी जी की जिंदगी का सच जानकर शिप्रा की आंखें भी नम हो गई। उसने कामिनी जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। माँ, आपने बहुत दर्द सहा और आपका फैसला सही है। शायद पापा जी के पापों की यही सजा है। शिप्रा के दिल में कामिनी जी के लिए सिर्फ इज्जत ही नहीं बढ़ी, बल्कि उसे फक्र हो रहा था कि वो उनकी बहू है और अब उसका मान वो किसी को भी कम नहीं करने देगी। इस बार जब रज्जो बुआ ने शिप्रा के सामने कामिनी जी के खिलाफ कुछ कहना चाहा तो उसने टोक दिया, बुआ जी, आपको जो भी बोलना है आप सबके सामने बोलो, मैं मम्मी जी और दक्ष को भी बुला लेती हूँ। और वैसे बुआ जी, सच्चाई मुझे भी पता चल गई है। शुक्र मनाइए कि आपकी हरकतें देखने के बाद भी मम्मी जी ने आपको अपने घर में पनाह दी है। अगर पापा जी की तरह। आगे शिप्रा ने बात अधूरी छोड़ दी। बुआ भी शिप्रा की बात का मतलब समझकर चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि बहुओं ने उन्हें उसकी इसी आग लगाने की हरकतों से नाता तोड़ लिया है। अब अगर कामिनी भाभी ने भी उसे निकाल दिया तो वो किसके दरवाजे जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कामिनी जी का अपने पति के लिए लिया गया फैसला सही था? क्या उनके पति ने जो हरकत करी थी उसके लिए कामिनी जी को उन्हें माफ कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।